रिप्रोडक्शन का जो फीचर आपने पिछली क्लास में देखा था और पिछली क्लास में सीखा था, उसमें मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, क्योंकि आपके पास सारी चीजें लिखी हुई है, नोट है। कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है, मैं अभी पूछ ही रही थी तो शायद आप तक आवाज नहीं जा रही थी क्लियर। मैं अभी आपसे पूछ ही रही थी कि क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पिछली क्लास नहीं करी हो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने पिछली क्लास नहीं की हो, या मिस हो गई हो, या नेटवर्क एरर हुआ हो, रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके सारी रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे, आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और पीडीएफ की टेंशन नहीं लेंगे, जैसे ही चैप्टर ओवर होगा आपको चला जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्लास के टाइम या फिर उस टाइम जो होता है, बहुत बच्चे लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं डालते, तो इस वजह से चैप्टर एंड में आपको चला जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अगर इंटरब्रीड करके अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, तो हम इस फेनोमेना को रिप्रोडक्शन कहते हैं, राइट। यही सिखाया था मैंने आपको, दिस फेनोमेना इज रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे इस केस में मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस भी बताए थे। जब एक्सेप्शन पे हम लोग आए थे, तो एक्सेप्शन में आपने क्या देखा था कि जैसे हॉर्स और डोंकी है, इनके क्रॉसिंग के बाद जो म्यूल प्रोड्यूस होता है, जो क्या प्रोड्यूस होता है आपके पास यहाँ पे, म्यूल प्रोड्यूस होता है। अब इसको तो हम बोलेंगे नहीं कि ये क्या है, ये एक स्पीशीज है, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये स्टेराइल है। पिछली क्लास में काफी बच्चों ने डिस्कशन भी किया था इसके ऊपर, जो आपको कंफ्यूजन थी कि मैम स्टेराइल का क्या मतलब होगा या कुछ समझ नहीं आया क्या मतलब है, तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको। और सेम स्पीशीज होने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें ये है कि उनको इंटरब्रीडिंग होना चाहिए, और जो ऑफस्प्रिंग वो बनाए वो फर्टाइल होगा। अगर कल को जाके म्यूल फर्टाइल हो गया तो हम ऐसा बोल देंगे नई स्पीशीज हो गई, बट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। और इसके एक्सेप्शन में मैंने आपको दूसरी बात बताई थी, सपोज कीजिए यहाँ पे एक कपल है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। दोनों में से अगर किसी में कोई एक एरर है, तो इसका मतलब वो ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते। अब अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी से बाहर हो जाइए। तो इन सब की वजह से इस रिप्रोडक्शन को भी हमने मोस्ट कैरेक्टराइजिंग फीचर नहीं माना था, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पिक्यूलियर फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, कैरेक्टराइजिंग फीचर है। वाई? अगर आप एक आपके हाथ में सपोज कीजिए अभी कोई पेन है, ठीक है। अगर आप इसको क्या करते हैं, कमरे में छोड़ के चले जाते हैं या फिर एक दूसरा पेन इसके साथ रख देते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज करके आपको नेक्स्ट डे कोई न्यू मटेरियल बना के दे देता है, नहीं, पता है आपको, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सके या दिखा सके, ठीक है। और ये बीच में एक आया था एक्सप्लेनेशन, बट आज की क्लास में एक्चुअली इसी की डिटेलिंग करनी है हमें। बट पहले थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा मैं कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है। हम लोग आज जो फीचर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉन्शियसनेस, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्शियसनेस, बहुत कॉमन सा वर्ड है ना, हमेशा डेली बोलचाल की भाषा में आप इसको सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, कॉन्शियसनेस जो है। तो कॉन्शियसनेस को कैसे डिफाइन करें, क्या है ये, ठीक है। ये आप हैं, ठीक है। अगर आप बैठे हैं, सपोज कीजिए मेरे सभी बायो पढ़ रहे हैं, आप जिस भी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं, या किसी अदर डिवाइस से देख रहे हैं, अगर आपके कमरे में अभी कोई स्नेक आ जाए, ठीक है, तो फिर आप पढ़ाई करेंगे या भागेंगे वहां से? पहले ऑब्वियस है, बैठ के पढ़ेंगे तो नहीं, भागेंगे वहां से। रीजन क्या है कि आपको पता है कि योर लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन योर स्टडी, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एक एक्सटर्नल आपको एक एक्सटर्नल स्टिमुलस ने वहां पे क्या किया, अफेक्ट करने का काम किया, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब ये बायोटिक भी हो सकता है और अबायोटिक भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? अबायोटिक भी हो सकता है, ठीक है। दैट में भी बायोटिक और अबायोटिक। आप बोलेंगे ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, बट व्हाट इज कॉन्शियसनेस? तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको यहाँ क्या करना है, कॉन्शियसनेस को समझना भी है। कैसे? अभी अगर गर्मी का टाइम है तो अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो आप नोटिस करते होंगे कि आपने एसी ऑन कर रखा होगा, पंखे में बैठे होंगे, कूलर के सामने बैठे होंगे, जैसे ही बैठे होंगे, बट आप हर वो तरीका इजाद कर रहे होंगे जिससे आपको ऐसा लगे कि हम
जो गर्मी है उससे हम बच सके। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, आप चाहते हैं कि हर तरीके से मेंटेन रहे, आप कोशिश भी करते हैं, अगर आप एक्सट्रीम गर्मी में भी रहें फिर भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, वो उसको मेंटेन कराना चाहता है। बहुत ठंड का सीजन आएगा, ब्लेजर निकालना स्टार्ट कर देंगे। आपके घर में कोई मॉनिटर तो बैठा नहीं जो बोलेगा कि हाँ ठीक है चलो आप निकालो तो आप पहनेंगे। मैं आपको यहाँ से बोलूँ एक काम करो, पंखा एसी सब बंद करो, ब्लेजर पहन के तब मेरी बायो की क्लास करना, आप बोलेंगे ना भाई बायो की क्लास हमें नहीं करनी, बट हमें गर्मी से बचना है। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है अबायोटिक भी हो सकता है, बायोटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर कॉन्शियसनेस को कैसे डिफाइन करें हम? कॉन्शियसनेस को जब हम डिफाइन करेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या निकलती है? द रिस्पॉन्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको पहले एक स्नेक का एग्जांपल दिया, किसका एग्जांपल दिया? पहले मैंने आपको एक स्नेक का एग्जांपल दिया, ये स्नेक है, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, ठीक है, इस पे नहीं ध्यान देंगे, ये क्या है? स्नेक है, समझने पे ध्यान दीजिए। ये स्नेक है, आप तो इससे अच्छा ही बना लेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर ये स्नेक आया आपके पास या आपको दिखा, पास क्यों आएगा आपके, तो आप पहले ही 9 2 11 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है और इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आप का जो नर्वस सिस्टम है वो जानता है कि दिस इज हार्मफुल फॉर यू, दिस इज डेंजरस फॉर यू, है ना। और अगर आपको अभी कहीं पे पता चले कि कोई ऐसी चीज है, जैसे आपके हाथ में एक पिन चुभा तो आप हाथ अपना वहां से हटाते हैं, तो एक अबायोटिक फैक्टर हो गया। ये क्या स्नेक क्या था? बायोटिक फैक्टर था। ये क्या था? बायोटिक फैक्टर था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो वैसे वैसे आप अपना बिहेवियर बदल रहे हैं। जो मैं इतने देर से एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हम टेम्परेचर को यहाँ पे चेंज करें तो टेम्परेचर को भी चेंज करने से क्या होता है, आप जो अपना बिहेवियर है उसको बदलना और चेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो अब इससे डेफिनेशन निकल गया। कैसे? सो देखिए, डेफिनेशन ऐसे निकला कि द रिस्पॉन्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिस्पॉन्स तो लिविंग ही देगा ना, नॉन लिविंग तो देगा नहीं। अब उसमें एक्सेप्शन हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस सिंगुलर वर्ड है, अगर आप इसको प्लूरल करेंगे तो स्टिमुली हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अब लिख लेते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को क्लियर है बिल्कुल, है ना? यस आपको मैम। पता था, हाँ, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था ऑलरेडी, बट होता है कि मैंने उसको सिस्टमेटिक वे में कर दिया। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो कॉन्शियसनेस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिस्पॉन्स या स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कर देते हैं और बढ़िया करने के लिए, है ना। इसको हम कर देते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम ही थोड़ी, हर कोई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो यूनिसेलुलर होगा, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव टाइप का होगा, वो अपने तरीके से करेगा, हम अपने तरीके से करेंगे। अर्थबॉर्न है, आप उसको टच करेंगे बेचारा बहुत मुश्किल से वहां से मूव कर पाता है, बट कोशिश तो कर रहा है। इसका मतलब उसका नर्वस सिस्टम काम तो कर रहा है, वो समझ रहा है कि मेरे लिए डेंजरस है, बट उतना एक्टिव नहीं है, तो वो स्लोली मूव करेगा वहां से। आप एक्टिवली मूव करेंगे वहां से, है ना। तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ एनी लिविंग organism against any external stimulus। और अगर इसका प्लूरल करते हैं तो स्टिमुली हो जाएगा, ठीक है। अब स्टिमुलस में भी बायोटिक और अबायोटिक पता ही आपको। नेक्स्ट आप लिख लीजिए, स्टिमुलस में भी अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, पता ही आपको। में भी अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, और बायोटिक मतलब लिविंग, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। रीजन ये है कि आज के डे में हमारे पास
एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बोला भी था, उस टाइम भी बोला था, सोफिया रोबोट जो है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप इस रोबोट को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप इसको अगर कोई कमांड दे रहे हैं या कुछ बोलना चाह रहे हैं तो ये क्या रिस्पॉन्स नहीं करेगी क्या आपकी बात को? आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर को भी थोड़ी वहां पे करेगी, ठीक है। करेगी करेगी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको फीमेल फॉर्मेट में ही बनाया गया है। देखिए आपने खुद भी देखा होगा, मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में। ये देखिए, ये जो है ये रोबोट सोफिया है, वेस्ट बंगाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गई थी ये। हाँ, ये वहां की फोटो है। अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है। क्या है ये? वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट। आप इससे जिस क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे आपको ये उस क्वेश्चन का आंसर देगी। तो अच्छा, अब ये हो गई ना बीच में डिस्प्यूटेड, है या नहीं? अब आपको इसको देख के ऐसा तो फील हो नहीं रहा कि नॉन लिविंग है। बजाते आप इससे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके क्वेश्चन का ये क्या कर रही है, आंसर भी कर रही है, ठीक है। आप जब इससे कुछ मतलब पूछना चाह रहे हैं किसी सेंटिमेंटल टॉपिक पे तो उस पे भी बोल रही है, आपको हंसते हुए भी दिख रही है, ठीक है। तो जिस तरीके का आप चाहते हैं उस तरीके का आपको क्या कर रही है, ये रिस्पॉन्स भी दे रही है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अब क्या करें, हम इसको किस कैटेगरी में डालें? जब ये बोल भी रही है और रिस्पॉन्स भी कर रही है, फिर क्या करें? फिर हम लोग इसको किस कैटेगरी में डालें बताइए? तो मैम डिस्प्यूटेड हो नॉन गई है, लिविंग। ठीक है। तो जैसे अब देखिए एक बार बायोटिक। आपको करना, हाँ एक बार आपको क्या करना है, एक बार आप डेफिनेशन को देखिए, फिर एक बार इसकी शक्ल देखिए, फिर डेफिनेशन देखिए, फिर इसके फेस को देखिए। अभी अभी तो आपने बोला, या जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो डेफिनेशन है मैंने तो वही लिखा। मैंने लिखा स्पेसिफिक मैम रिस्पॉन्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। आप इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मैम आंसर एक्सक्यूज कर मी। रही है। हाँ, मैम ये क्या खुद से खुद का आंसर बना पा रही है कि वो आंसर प्री प्रोग्राम्ड था, वो क्वेश्चन के मुताबिक प्री प्रोग्राम्ड आंसर दे रही है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए ना मैं वही अभी कोशिश ही कर रही हूँ, आपको मैं दिखाई देती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए। अच्छा हम लोग जैसे आप लोग अभी बंगाली समझते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी समझते हैं, हिंदी भी समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर अभी आपके सामने कोई तमिल बोलना स्टार्ट करे तो आप समझेंगे क्या? सोचिए। नहीं मैम। नो मैम। तो अब हुआ ऐसा या फिर है ऐसा कि ये इस रोबोट को जो बनाया गया है तो इसके ब्रेन में पूरा डेटाबेस जो है वो इंग्लिश का डाला गया, ठीक है। तो इसको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा इंग्लिश में, आप इससे कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का ये आपको आंसर करेगी। तो जो आप पूछ रहे हैं कि मतलब ये प्रोग्राम्ड है, यस प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग हमारी ब्रेन की भी होती है, आगे बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। आगे जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सिलेबस आगे का खींच लें, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इस बारे में भी। हमारे ब्रेन की भी प्रोग्रामिंग होती है, पता है आपको? हमारा जो ब्रेन है उसकी भी हम खुद से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि हमें क्या बनना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हाँ उसी मैम। तरीके से इसके ब्रेन में भी क्या किया गया है, वो डेटाबेस जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का डाला गया है, लेकिन अब इसमें इंग्लिश के लैंग्वेज में आप जो कुछ भी पूछना चाहें ये हर चीज का आंसर करेगी, ठीक है। मेरी बात समझ आई आपको? लेकिन यहाँ हाँ पे मैम। क्वेश्चन ये उठता है कि जवाब तो दे रही है, और अगर आप इससे कुछ वैसे सेंटिमेंटल क्वेश्चंस पूछेंगे तो ये वहां पे आंसर भी कर रही है बस आपसे उस चीज का, है ना। तो इस वजह से मैम क्या है क्योंकि, हाँ बोलिए। मैम फिर तो इसको लिविंग कहना चाहिए। हाँ, तभी मैम मैंने क्या रिप्रोड्यूस बोला। तो नहीं कर रही है इसलिए नॉन लिविंग होना चाहिए। हाँ देखिए मैम जैसे अभी, रिप्रोड्यूस तो कर पाएगी अगर इसका प्रोग्रामिंग या फिर जो भी इसका जो कंप्यूटर है उस सॉफ्टवेयर को कॉपी करके किसी और हार्डवेयर रोबोट बना के अगर उसमें उसका सॉफ्टवेयर दे दे, फिर तो वो उसको भी रिप्रोडक्शन कहा जा सकता है। देखिए देखिए चीज क्या है यहाँ पे। अब ये ना रोबोट है, ठीक है। अब इसके जो बॉडी पार्ट्स है या जिस तरीके से उसको बनाया गया है तो उसमें इसके पास
वैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो दिया नहीं गया होगा। अभी एक जीता जागता मैं एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली, मैंने आपको ये बोला कि ये डिस्प्यूटेड टॉपिक है, ठीक है। अभी क्लास में एक बच्चे ने बोला लिविंग मानना चाहिए और दूसरे बच्चे ने बोला नॉन लिविंग मानना चाहिए, राइट? ठीक है। तो मैंने तो अभी बोला ही नहीं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, आप में खुद में ही डिस्प्यूट हो गया, यस और नो, है ना? एग्जैक्टली यस इसी मैम। तरीके से जो रिसर्चर का ग्रुप है उनके बीच में भी ये क्या है, ये एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी किताब में जो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नहीं बोल सकते इसको, हम एक्सेप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको एक्सेप्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन के तौर पे आपके बुक में जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज कोमा पेशेंट। अगर उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था तो जो कोमा पेशेंट पड़ा हुआ है उसका हार्ट बीट चल रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा वो, है ना? तो अब उसको क्या बोले, अब हम उसको डेड भी नहीं घोषित कर रहे, वो पड़ा हुआ है तो हम बोल रहे हैं चलो भाई ठीक है, क्लिनिकली क्या है वो लाइव कंडीशन में, ठीक है। तो एक मैंने आपको यहाँ पे कोमा पेशेंट लिख दिया है और दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रोबोट सोफिया का लिख दिया है, ठीक है। समझ आया सबको? दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ किसका हाँ लिख मैम। दिया है। यस हाँ, मैम। ये एनसीईआरटी किताब में नहीं है तो एक नया हमने इंटरेस्टिंग सीखा है। और डे बाई, आपको पता है यहाँ पुणे साइड में बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है कि कुछ पैसे दे के फॉरेन कंट्री से बहुत सारे रोबोट्स मंगाए हैं अपने, मतलब जैसे होते हैं ना वेटर, टेबल टू टेबल ऑर्डर देने वाले, तो वहां पे ना रोबोट सर्व करते हैं। वो कहते हैं कि एक ही बार उनके मतलब जो भी उसको दे दिया जाए कमांड, वो फॉलो करके, जैसे टेबल नंबर 1 के लिए किसी रोबोट को रखा होगा तो वो पूरे दिन भर क्या करेगी, टेबल नंबर 1 को ऑर्डर देता जाएगा देता जाएगा, जो भी रोबोट है, ठीक है। बट क्या है, अब इसने हमें तो उलझन में डाल रखा है, नो डाउट। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, हम कंफ्यूज कर रहे हैं, साइंटिस्ट कंफ्यूज कर रहे हैं, रिसर्चर कंफ्यूज कर रहे हैं, यस, बट विदाउट एनी डाउट these robots have no any capability to reproduce। इनके पास कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। आप एक बात सोच के देखिए कि अगर बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको एग्जांपल दिया था, तो किसी भी साइंटिस्ट और रिसर्चर की आज तक इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि लैब में जाइगोट से लेके और पूरे कंप्लीट 9 मंथ्स तक का वो डेवलपमेंट करा लें। ये कैपेबिलिटी अभी तक गॉड ने सिर्फ फीमेल्स बॉडी को दे रखी है या नहीं? तो जिसकी वजह से ये टॉपिक्स क्या है, डिस्प्यूटेड हो गए हैं आज के डे में हमारे लिए, और सबके लिए ही डिस्प्यूटेड हो गए। बट मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन जो था वो आपको लिख दिया। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करेगा, बात को समझेगा, मैंने पूछा आपको समझ आया या नहीं आया, आप अपनी बात को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, आप जो भी फील कर रहे हैं उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब आप में कॉन्शियसनेस है, तो आप कर रहे हैं तो ये भी तो कर रही है। तो इसको हम क्या बोलें? तो इसको हम इसलिए नहीं बोल सकते लिविंग, क्योंकि हमारे जैसे सिस्टम्स नहीं है इसके पास, बहुत सारी और भी चीजें हैं, है ना? उसकी वजह से मैम अभी इसको हम लोग एक क्या करते क्वेश्चन हैं, है। जैसा आप, बॉडी फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए जैसे यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा है ना, जैसे ऊपर से इसको जो क्लॉथ डाले गए हैं, ठीक है। अंदर देखिए आपको सिर्फ मशीनरी दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको इसका मशीनरी दिख रहा है, हैंड्स वगैरह सब कुछ देखिए तो वही है, वही चीजें मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ। हाँ, सिर्फ कंप्लीट नर्वस सिस्टम तो नहीं बोल सकते, सिर्फ एक कमांड आंसर ये जो चीज है वो इसमें डेवलप किया गया है, ठीक है। आगे बढ़े मैम हम लोग। एक्सक्यूज मी, मेरा तो एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। मैम सोचिए मैम, लाइकेन का तो बॉडीली फंक्शन और कंस्ट्रक्शन हमारे जैसा एकदम ही नहीं है, फिर भी वो तो लिविंग कहा जाता है। किसका बोल रहे हैं, किसका किसका? लाइकेन मैं वो समझ तो नहीं एक रही, स्पेलिंग बोलिए। लाइकेन जो फंगस और एल्गे का अच्छा, मिक्सर, लाइकेन, लाइकेन, हाँ हाँ हाँ। उसको हाँ तो तो लिविंग कहते हैं, लेकिन वो उसके तो बॉडीली फंक्शन एकदम भी ह्यूमन के जैसे नहीं है। लाइकेन कहाँ से आ गया यहाँ? पहले तो मुझे ये बात बताइए, आपको लाइकेन कैसे याद आया? क्योंकि मैम आपने कहा कि रोबोट का जो सिस्टम्स है वो ह्यूमन जैसा नहीं है, तो लाइकन का भी हम्म, तो ह्यूमन जैसा नहीं है। तो तो हम उसको उस देखिए, आपको ना मैं यहाँ पे ये थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट करेगा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट तो एडजस्ट दे सकते हैं। देखिए लाइकेन आया कैसे दिमाग में,
मैं देखती हूँ, मैं एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ कि लाइकेन आपने सोचा कैसे। खैर कोई बात नहीं, बच्चा तो कुछ मैम बस एक एग्जांपल दिया जिसका बॉडी प्लान एकदम ह्यूमन से अलग है। देखिए, दुनिया में जितने भी लिविंग हैं, दुनिया में क्या है, जैसे मान लीजिए हम बैक्टीरिया को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने लाइकेन बोला है, मैंने आपने लाइकेन लिखा है, कोई बात नहीं, सब कुछ क्लियर करेंगे हम लोग। और एक मैंने यहाँ बैक्टीरिया लिख दिया, बैक्टीरिया का भी तो यहाँ पे ना बात इसकी नहीं हो रही है कि ह्यूमन जैसी है या नहीं है, बात समझे। यहाँ पे क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम इसको ह्यूमनॉइड रोबोट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब हो गया ह्यूमन लाइक रोबोट, ठीक है। तो ह्यूमन लाइक रोबोट में हमने इसको फेशियल अपीयरेंस दिया है, आउटर स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं बोल सकते, ठीक है, और इंटरनली कुछ भी नहीं है इसके पास। तो ह्यूमनॉइड हमने बोला तो ह्यूमन लाइक तो है नहीं, लेकिन अभी ये लाइकिन कैसा है आपके दिमाग में, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया यहाँ पे, तो बैक्टीरिया तो कहाँ आ रहा है, मोनेरा में। हाँ, जब एक चीज है, आगे जाके मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं एक आपको बताती हूँ, शायद आपने इस तरीके से सोचा नहीं होगा। एक है लाइकेन विच इज द एग्रीगेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। सारे बच्चों को पता है, एल्गी फंजाई जब आपस में म्यूचुअलिज्म को शो करते हैं तो लाइकेन बनता है, ठीक है। फटाफट सुनते जाइए, एक लाइकेन है, एक वायरस है, एक VIROIDS, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, अभी आपको टेंशन नहीं लेना, और एक प्रियोन्स है, ठीक है। आपने बचपन से आज तक 5 किंगडम्स पढ़े हैं, यस और नो? कितने किंगडम पढ़े आपने? 5। 5 किंगडम। कौन कौन से? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है, इतना पढ़ा है आपने। ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया है, आर.एच. वेटेकर साहब, उन्होंने इन सब के सामने हाथ जोड़ लिया, बोला भाई ऐसा है, तुम लोग मेरे क्लासिफिकेशन सिस्टम से बाहर रहना। रीजन क्या है, ये बेचारे इतने कंफ्यूज हो गए। अब देखिए यहाँ पे इसके पास एल्गी भी है और फंजाई भी है, ठीक है। एल्गी बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी एंड फंजाई बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई, ठीक है। वायरस, वायरस है यहाँ पे, बहुत अच्छे से आप जानते हैं वायरस के बारे में, सारी एक्सप्लेनेशन सबको कोरोना वायरस ने सिखा रखा है, ठीक है। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपकी बॉडी में गया तो कोहराम मचा देगा, आपकी बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है। विरोइड्स क्या है, आरएनए कभी अगर ऐसा पकड़ा गया कि इसके बाहर कोई प्रोटीनेशियस कोट नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ एक आरएनए का टुकड़ा, अगर किसी को इन्फेक्शन कॉज करता है उसको हम विरोइड कहते हैं। और जब कोई प्रोटीनेशियस पार्ट किसी को इन्फेक्शन एजेंट के तौर पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको प्रियोन्स कहते हैं। आप जब किताब टर्न करके देखेंगे अपनी बुक, तो इनको क्लासिफिकेशन सिस्टम में जगह ही नहीं दिया गया है, इनको से बाहर रखा गया। बाहर रखने का मैंने रीजन बता दिया आपको। अब इसको कहाँ डालेंगे, वायरस को किधर डालेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। मोनेरा में डालेंगे, मोनेरा बोलेगा चलो चलो बाहर जाओ, मेरे जैसा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं मिल रहा। प्रोटिस्टा में डालेंगे, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, कहीं फिट नहीं बैठता। तो ये जो सारे है ना यहाँ पे कहीं भी फिट नहीं बैठते, ठीक है। और लाइकेन आपके दिमाग में आया तो ह्यूमन लाइक, तो ह्यूमन से कोई रिश्ता ही नहीं है इसका, ठीक है। हाँ, जहां तक लिविंग नॉन लिविंग की बात होती है तो इसका जो एल्गी वाला पार्ट है ये फोटोसिंथेसिस तो कर ही सकता है, याद आया, याद आया, तो ये फोटोसिंथेसिस तो कर ही सकता है। और जैसे इसीलिए लिविंग है। हाँ, फोटोसिंथेसिस किया तो हम उसको लिविंग की उपाधि तो दे ही देते हैं। तो ये सब क्या है, लाइकेन, वायरस, विरोइड्स, प्रियोन्स। बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, मुझे इसको बहुत डिटेल करना है, ठीक है। अब क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़े, हमने कॉन्शियसनेस पे बहुत डिस्कस कर लिया, अब मुझे अडेप्टेशन बताना है आपको। आगे चले हम लोग, ये कॉन्शियसनेस लिख लिया आपने? यस मैम। यस मैम। मैम। हाँ चलिए, समझ आया सबको? हाँ मैम। हाँ मैम। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये चैप्टर ओवर होगा ना, एक इंटरेस्टिंग सा क्विज करा दूंगी आप लोगों का, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि बायो हमें क्या करना है, साथ के साथ क्लास में ही याद करना है, ठीक है, समझना है, और उसको ऐसा करना है कि आप इस चैप्टर को ऐसा तैयार करें कि मेरे पढ़ाने के बाद बाहर आप खुद किसी को ये चैप्टर पढ़ा सके। यही तो मतलब है पढ़ाई का, है या नहीं, है ना। चलिए अडेप्टेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है ये आपकी एनसीईआरटी किताब में नहीं है, एक फीचर ऐसा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही है। अडेप्टेशन करते हुए आपने किसी नॉन लिविंग को तो देखा नहीं होगा कभी भी, बिल्कुल भी। आपने एक कैंडल को ले जाके धूप में रख दिया और बेचारा सोचेगा मैं मेल्ट तो ना कर जाऊं, बस वो क्या करेगा, वो चला जाएगा वहां से उठ के शेड में। ऐसा तो कभी करते देखा नहीं आपने किसी कैंडल को। तो अडेप्टेशन जो है, अगर मैं हिंदी में समझाऊं आपको बिल्कुल जीरो लैंग्वेज में, एडेप्टेशन का साफ सीधा सा ये मतलब है कि कोई भी दुनिया का ऑर्गेनिज्म है तो ये अपनी बॉडी में कुछ ऐसा बदलाव लाएगा खुद को नेचर में बेटर तरीके से सरवाइव कराने के लिए। ये अडेप्टेशन हो गया। तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैं आपको लिखवाऊंगी, यही क्या है, अडेप्टेशन हो गया। और जैसे अडेप्टेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल आप जानते हैं, कैक्टस प्लांट है ना, बात करेंगे हम लोग उसकी। लिखेंगे नहीं बहुत ज्यादा, मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझाती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें आगे भी पढ़नी है। तो अडेप्टेशन क्या है, द एक्ट और process of the act or process of changing to better suit a situation शॉर्टेस्ट, बहुत छोटा सा मैंने लिखा है, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या चाह रहा है कि मुझे ना कितना बढ़िया से बढ़िया सर्वाइव करना है। आपको गर्मी लग रही है, आप एसी ऑन करके बैठे हो, जिसके पास बहुत पैसे हैं चले गए मनाली बैठ गए जाके, अच्छा गर्मी खत्म होगी ठंड होगी तब हम आएंगे यहाँ पे, है या नहीं। गर्मी छुट्टियों में आपको पता होगा आपके फ्रेंड में या फिर कोई कई ऐसे लोग होंगे मनाली चले गए होंगे, ऊटी चले गए, उनको लगता होगा नहीं जब यहाँ से, और सही में अभी एक्सट्रीम गर्मी है भी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एक और लिख लेते हैं इसके क्लैरिफिकेशन के लिए, दूसरा लिख लीजिए, बॉडी पार्ट और फीचर सब अडेप्टेशन है। सब क्या है, अडेप्टेशन है। आप अगर एयर कंडीशनर एसी ऑन करके बैठे हैं, आप आर्टिफिशियली खुद को अडेप्टेशन दे रहे हैं, है ना। बॉडी पार्ट और फीचर और बिहेवियर और behavior that helps a living thing survive and function better in its environment, चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, अडेप्टेशन। आप अगर एरोप्लेन में बैठे हो, एरोप्लेन में नहीं बैठे हो तो अगर ऊंची जगह पे कहीं आप गए हो, ठीक है, तो आपने नोटिस करा होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी वहां पे, ठीक है। रीजन ये है कि क्यों होता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ मेरे से समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, आपको पता है कि इसकी बॉडी में अंदर की तरफ से बाहर की तरफ ब्लड अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, और बाहर से इसकी बॉडी पे इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो होता अभी क्या है, अभी आप जहां बैठे हैं तो अभी के केस में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल ब्लड प्रेशर ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। लेकिन आप जैसी ऊंची जगह पे गए तो आप जैसे जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हिली एरिया बनाया,
आप अभी यहाँ बैठे हैं सपोज कीजिए, ठीक है, आप यहाँ से चढ़ते गए चढ़ते, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा, आप सी या ओशन के लेवल के बहुत अंदर चले जाइए, सर्वाइव करने के बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ था ह्यूमन बीइंग, यहाँ चढ़ गया, फिर यहाँ चढ़ गया, फिर पता चला बहुत ऊंचाई पे चला गया, ठीक है। सेम केस अप्लाई होगा एरोप्लेन के अंदर। कहाँ पे? एरोप्लेन के अंदर जो है वो सेम केस जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। याद रखेंगे हमेशा इस बात को, क्योंकि यहाँ पे ये भी ऊंचाई पे जा रहा है और इस बंदे को भी मैंने यहाँ ऊंचाई पे रख रखा है, ठीक है। आप समझिए ध्यान से, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बॉडी। आपकी बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर होगा उस टाइम ज्यादा होगा। तो आपने नोटिस करा होगा जैसे आप बैठते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ना मतलब नॉस्ट्रिल के पास से ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है नाक से। रीजन ये है कि वहां का स्किन बहुत पतला होता है, उसका ब्लड का जो प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से, दबाव ज्यादा होने की वजह से वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, फिर बॉडी, आपने नोटिस करा, फिर आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले। एक तो ऑक्सीजन की भी कमी हो रही थी, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी यहाँ पे प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग इतनी मेहनत कर रहा है यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद आप एक इंग्लिश का वर्ड देखेंगे यहाँ पे लिखा रहता है एक्लिमेटाइज। क्या लिखा रहता है? एक्लिमेटाइज। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट कराने की, परमानेंटली नहीं होता ये, कुछ टाइम के लिए एडजस्ट कराने की कोशिश करता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्योंकि करा रहा है तो ये शॉर्ट टर्म में ही अडेप्टेशन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें किसके रिगार्डिंग, किसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे कैक्टस का प्लांट देखते हैं, किसका प्लांट देखते हैं? कैक्टस का, ठीक है, सबने देख रखा है, मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बट एक इमेज हम लोग निकालते हैं रेफरेंस के लिए। ऐसे हवा में बोलना अच्छा नहीं लगता, बायोलॉजी है तो चलिए, आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने सीखने में और मुझे समझाने में भी अच्छा लगेगा। ये तो आजकल जो एक कैक्टस का टॉय नहीं आता वही लगा रखा है यहाँ पे, आजकल जो ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा है, देखा होगा आप लोगों ने भी टेलीविजन पे। चलिए इसको लगाते हैं। अब इसके जो स्पाइन्स दिख रहे हैं, है ना, इसके जो यहाँ पे आपको स्पाइन्स दिख रहा है, किसी बच्चे को ये जो स्पाइन इसमें दिख रहा है लीफ जैसा दिख रहा है क्या? किसी को भी? आप बोलेंगे नहीं हमें तो नहीं लग रहा लीफ जैसा ये, है ना। तो इसमें क्या है, इसको जब हम लोग देखते हैं तो आपके नेचर में आसपास आजू बाजू में या गमले में लगे किसी भी पौधे में आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ जो आप ये स्पाइन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? स्पाइन देख रहे हैं। एक्चुअली ड्यू टू अडेप्टेशन, ड्यू टू अडेप्टेशन, यहाँ इस केस में क्या है, लीव्स आर मॉडिफाइड, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। अब मैं क्वेश्चन पूछूं क्यों, व्हाट इज द रीजन? टू मिनिमाइज, टू मिनिमाइज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कीजिएगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कीजिएगा तो वाटर लॉस से ये बचेगा, है ना। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू मिनिमाइज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड hence decreases water loss। पानी की कमी को भी क्या करता है, ये बचाता है। इसको पता है कि मुझे कहाँ कैसी जगह पे सरवाइव करना है, जो बिल्कुल ड्राई कंडीशन है, जहाँ पे सोलर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा। तो इसके केस में क्या हुआ कि ये ऐसे स्पाइन्स के फॉर्म में खुद को मॉडिफाई कर गए, ठीक। और जब आप इसके ये स्टेम वाले पार्ट को देखेंगे यहाँ पे तो स्वॉलन हो गया ये। ऐसा क्यों हुआ है? ताकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, इसके अंदर वाटर को स्टोर करके रख सके। तो ये क्लासिक एग्जांपल था अडेप्टेशन का, ठीक है। तो मैंने आपको फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लियर कराया है, ठीक है।
और अब हम लोग, जो मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि मेरे मुताबिक इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट में से मैंने आपको इस चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट करा दिया है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं तो मैं आगे मूव करूं। ये देखिए, मैंने डे 1 आपको एक बात बताई थी कि हम इस चैप्टर के क्या करते हैं, 3 पार्ट्स देखते हैं। पहला पार्ट था फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे हमारे पास टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब हम लोग इस पे मूव करेंगे, टेक्सोनोमिक हायरार्की पे मूव करें हम लोग, इस हाँ, पे चले हम लोग। Yes, ma'am. चलिए ठीक है, बहुत हो गया। और बहुत रेयरली जो है इस पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो किस पार्ट से पूछे जाते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की से। और टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो टेक्सोनोमिक एड्स जो है वो तो कुछ ज्यादा ही आसान हो जाता है, उसमें कुछ है ही नहीं। एक दो जो क्वेश्चन है वो अगर मैं उसमें से 10 क्वेश्चन लिखवाऊंगी टेक्सोनोमिक एड में से, तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई आपसे उन 10 क्वेश्चंस के सिवाय एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो उसमें से पूछ सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेक्सोनोमिक हायरार्की पे चलते हैं। ये देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था इसके लिए। मैंने आपको बोला था कि बस आपको इसकी सीरीज याद करनी है। क्या करना है आपको, जब भी आप इसकी पढ़ाई करें सिर्फ आप इसकी सीरीज को याद करके रखेंगे हमेशा के लिए, बस। और कोई काम ही नहीं है, बाकी क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सब बहुत आसान है। देखिए, अब इसको समझने के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि आप एक सीरीज याद रखेंगे, या फ्रेज बोल सकते हैं कि मैम न्यूमोनिक्स जो है। हाँ, और फैमिली गेट सिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट टेक्सन है, इसमें से ईच एंड एवरी कैटेगरी इज रेफर्ड एज अ टेक्सन। हर एक कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, टेक्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, टेक्सन बोलेंगे। ईच एंड एवरी, इस पे आपने क्वेश्चन भी किया था, असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिया है मैंने आपको। ईच एंड एवरी कैटेगरी इज रेफर्ड एज अ टेक्सन। अगर इस टेक्सन का हम प्लूरल कर दे तो, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम क्या करें, हम इसका प्लूरल करके बोलते हैं, तो इस टेक्सन की बजाय हम इसको क्या करेंगे, टेक्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एक साथ अगर हम यहाँ पे एग्रीगेट करके बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, एक साथ एग्रीगेट कर दीजिए, टेक्सा, TAXA, ठीक है। अब मैंने आपको जो बात नहीं समझाई वो आप आज की क्लास में समझिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगर किंगडम के बारे में मैं आपको बार बार रिमाइंड कराऊं तो सारे बच्चों को पता है कि जब किंगडम के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे लिविंग सिस्टम में जो टोटल किंगडम है, हमारे लिविंग सिस्टम में लोग तो 7 किंगडम क्लासिफिकेशन तक बना के बैठे हैं, बट हमारे लिए आज के डे में जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसकी अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, इतना है हमारे पास, ठीक। तो फटाफट लिख लेते हैं हम लोग इसको। तो ये जो आपके पास 5 किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स में से अगर मैं आपसे पूछूं सबसे प्रिमिटिव किंगडम कौन सा है, अगर मैं क्या पूछूं आपसे, सबसे प्रिमिटिव किंगडम कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप, सबसे प्रिमिटिव किंगडम कौन सा है, मोनेरा, मोनेरा। मोनेरा, ठीक है। रीजन क्या है कि मोनेरा की खासियत क्या है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कैरी करता है जो बहुत हार्श कंडीशन में भी बहुत इजीली खुद को सरवाइव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास 5 किंगडम है, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। थोड़ा सा ये जो राइटिंग पैड है मेरा वो पता नहीं रह रहा है कि डिस्कनेक्ट हो जा रहा है इससे, तो थोड़ा टाइम सेव करते हैं हम लोग। चलिए, तो इन 5 किंगडम्स, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि आपको 5 किंगडम्स के बीच में डिफरेंसेस देखने हैं और आपको 2 ह्यूमन के बीच में डिफरेंसेस देखने हैं, तो आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके बीच में मिलेगा, बताइए। 2 ह्यूमन के बीच में ज्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको, या फिर 2 किंगडम अलग अलग अगर आप देखते हैं उसके बीच में ज्यादा डिफरेंस दिखेगा आपको। मैम दोनों किंगडम में। दोनों किंगडम में। जैसे अगर आप एक मोनेरा को, अगर आप क्या कर रहे हैं, एक मोनेरा को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं किसके साथ, अगर एनिमेलिया के साथ, किसके साथ आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, एनिमेलिया के साथ करना चाहते हैं,
तो आप बोलेंगे कि आपकी तो डायरी भर जाएगी, कितना डिफरेंस लिखे हम इसके बारे में, है नहीं, है ना, आप कंफ्यूज कर जाएंगे लिखने में। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट अक्सर बच्चे एनसीईआरटी बुक लेके मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैम हमें एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है। अब मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रही हूँ सो समझिए ध्यान से। ये आपके पास अगर मैं बोलूँ मोनेरा और प्रोटिस्टा में आपको डिफरेंशिएट करना है, जमीन आसमान का फर्क है। मोनेरा सिर्फ एक प्रोकैरियोटिक है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया सबके सब क्या है यहाँ पे, यूकैरियोटिक है। ठीक है, अगर मोनेरा फंजाई को डिफरेंशिएट करना है, आप लिखते लिखते थक जाएंगे, डिफरेंस खत्म नहीं होगा इनका। मोनेरा प्लांटी के बीच में आप बोलेंगे ये कैसा मजाक है, प्लांट जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूसिवली कैसे हैं, ये ऑटोट्रॉफिक तो है ही है, साथ के साथ ये क्या कर सकते हैं, ये एडवांस तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी को परफॉर्म करते हैं। मोनेरा में इक्के दुक्के अगर कर भी लिए जैसे साइनोबैक्टीरिया के केस में, बट इतनी एडवांसमेंट उनमें आएगी नहीं। तो यहाँ पे ना इससे एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। कौन सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं सो देखिए ध्यान से। अब इसके केस में क्या है, ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है हम लोगों के पास, जो आपने देखा था पिछली क्लास में, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी में जो आपके पास सबसे ऊपर क्या है, किंगडम है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि एज वी मूव फ्रॉम, एज वी मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाएंगे, तो हम लोग वहां पे क्या नोटिस करते हैं कि डाउनवर्ड से अपवर्ड जाने पे डिफरेंसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे, सिमिलैरिटीज घटती जाती हैं। सिमिलैरिटीज क्या होती है वहां पे, घटती जाती है। ठीक है, मतलब स्पीशीज में आपको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी, और किंगडम में आपको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा डिससिमिलैरिटीज मिलेंगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, मैं लिख देती हूँ एक स्टेटमेंट आपको, 2-3 स्टेटमेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब स्पीशीज से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तब की बात मैं कर रही हूँ आपको। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लेंगे आप लोग मेरे साथ साथ। एज वी मूव फ्रॉम, एज वी मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नहीं समझ आएगा तो मैं और करके भी लिख देती हूँ, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, दैट इज from species to kingdom, species to kingdom, then अच्छा, देन क्या होगा, सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी या डिससिमिलैरिटीज बढ़ेंगी, सोचिए तो क्या होगा। डिससिमिलैरिटीज बढ़ेंगे। वेरी गुड, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर, मतलब स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाइएगा तो गारंटी है यहाँ पे कि डिससिमिलैरिटीज बढ़ेंगी। देन अब इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, डिससिमिलैरिटीज increases and similarities decreases, similarities decreases। ठीक है, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपने अगर करना चाहा तो इसके इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इससे, है ना। एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है, सबसे कम सिमिलैरिटीज किसमें होंगी, तो आंसर क्या लिखेंगे, किंगडम। सबसे कम क्या लिखेंगे, ये देखिए, ये आपने याद कर रखा है ऑलरेडी, कुछ नया नहीं है इसमें। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसमें से लीस्ट सिमिलैरिटी किसके पास होगी, किंगडम के पास, क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन को आपसे उल्टा करके पूछा जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो किंगडम जो है, किंगडम कंटेन्स लीस्ट मतलब सबसे कम सिमिलैरिटीज, स्पीशीज कंटेन्स हाईएस्ट सिमिलैरिटीज, उल्टा करूं तो किंगडम कंटेन्स हाईएस्ट डिससिमिलैरिटीज एंड स्पीशीज कंटेन्स
इसके पास क्या होगा? डिसिमिलैरिटीज लीस्ट लीस्ट। डिसिमिलैरिटी। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है सबको? किंगडम क्योंकि सबसे ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पे, ये जो किंगडम है आपके पास यहाँ पे, ये किंगडम सबसे ऊपर बैठा हुआ है, और सबसे ऊपर बैठने की वजह से क्या है यहाँ पे, ये डिसिमिलैरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कैरी करेगा, सिमिलैरिटीज की बात करें तो सबसे कम कैरी करेगा। ठीक है, चलिए आगे फटाफट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिख लीजिए। मैम स्टेटमेंट्स थोड़ा और बार रिपीट कर देंगी? इसको मैं लिख देती हूँ बच्चे, ठीक है, मैं लिख रही हूँ स्टेटमेंट, ओके। वो मुझे पता है कि हाँ इससे नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा। आपको क्वेश्चंस भी जब आगे सेंड करूंगी तो पता चलेगा आपको धीरे धीरे करके। एक तो ऐसे मैं नीट वाला जो क्वेश्चन का जो सेट है चैप्टर 1 का तैयार कर रही हूँ, वो आपको जाएगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। उसमें से सारे क्वेश्चन करके देखिएगा, आपको करने में भी इंटरेस्ट आएगा और खुशी भी होगी, भाई नीट के क्वेश्चन हम अभी से सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो मैं लिख देती हूँ, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप लिख देती हूँ। किंगडम contains least similarities and highest अब ठीक है ना, यही बोल रही थी मैं। यस मैम। किंगडम कंटेन्स लीस्ट सिमिलैरिटीज, मतलब सिमिलैरिटीज सबसे कम है इसके पास, इतना ऊपर जाके बैठा हुआ, इतने किंगडम, ये जो 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रतिष्ठा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, जिस वजह से हम साफ सीधे तरीके से समझ सकते हैं इसके पास सिमिलैरिटी सबसे कम है और इसके पास डिसिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, देन अगर हम इसका उल्टा कर दें तो, उल्टा करने का मतलब अगर हम स्पीशीज डाल दें यहाँ पे तो देखिए कैसे स्टेटमेंट बदलेगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ स्पीशीज लिख रही हूँ, स्पीशीज कंटेन्स, अब जो लीस्ट मैक्सिमम सिमिलैरिटी, सिमिलरिटी। हाँ तो हम यहाँ पे मैक्सिमम सिमिलैरिटीज, हाईएस्ट सिमिलैरिटीज एंड लीस्ट डिसिमिलैरिटीज, है ना। तो स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे, उल्टा हो जाएगा। देन हम लोग कर देते हैं, स्पीशीज कंटेन्स हाईएस्ट मैक्सिमम, हाईएस्ट और मैक्सिमम similarities and least सबसे कम dissimilarities। ठीक है, अब ठीक है। स्पीशीज कंटेन्स यस। हाईएस्ट और मैक्सिमम सिमिलैरिटीज एंड लीस्ट डिसिमिलैरिटीज। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, रिपीट करके पूछ लेंगे मेरे से, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें समझने में दिक्कत आ रही है तो मेरे से रिपीट करके पूछ लेंगे, हालांकि इसको समझने में कुछ है नहीं। तो अब जाके क्या हुआ, आपको ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो क्लियर है। एक मैंने आपको क्वेश्चन क्या सिखाया था, एक मैंने ये क्वेश्चन सिखाया था आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि आपको चार, कोई भी इन सब में से कोई भी चार ऑप्शन आपके पास जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये मैं स्क्रॉल कर रही थी तो जूम हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन है, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा स्पीशीज, फैमिली, क्लास, फाइलम, किंगडम, कुछ भी चार लिख दिया। फिर मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सन कंटेन्स रियल एग्जिस्टेंस इन नेचर, तब क्या लिखेंगे आंसर, क्या सिखाया था मैंने आपको? यस, वेरी गुड, Species। स्पीशीज। अब एक ना क्वेश्चन बच्चों का होता है, कहते हैं मैम आपने ऐसा क्यों बोला कि स्पीशीज के पास इस नेचर में मतलब रियल एग्जिस्टेंस है। मैं उसका रीजन बताती हूँ। एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज का बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, ठीक है, लायन का लिख रहे हैं, टाइगर का लिख रहे हैं, तुलसी का लिख रहे हैं, किसी भी चीज का लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी चीज का साइंटिफिक नेम लिखने चले हैं तो क्या उसने बोला कि मेरा नाम ये है? तो स्पीशीज जो है वो हमें पता है कि जब एक जैसे दिखने वाले ह्यूमन है, जो भी चीजें हैं उसको हमने मिला जुला के एक साथ क्या बोल दिया कि ये सब क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक बर्ड या बीटल जो है उसको एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, एक जैसे दिखने वाले ये मान लीजिए बर्ड है, ठीक है।
मैंने यहाँ पे क्या किया, इतने सारे नंबर के बर्ड बना दिए, ठीक है। अब आपको पता है कि ये सब के सब आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, राइट। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, इंटरब्रीड तो कर सकते हैं, हाँ सब एक ही स्पीशीज के हैं तो इंटरब्रीड तो करेंगे आपस में। इंटरब्रीड करेंगे तो ये सब सेम स्पीशीज के, तो इतना ही तो नेचर ने आपको करके दिया है ना। इसके ऊपर इसने, बर्ड ने आपको बोला क्या कि हमारी जो एक जैसी स्पीशीज मिलने वाली है उसको मिला के हम जीनस बोलते हैं, उसने तो नहीं बोला, हमने बनाया है इसको। इसको क्या किया ह्यूमन बीइंग्स ने, हमने अपने फायदे के लिए या अपने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके लिए हमने इसको बनाया है, सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम ऐसा बोलते हैं कि एक सिर्फ स्पीशीज ऐसा है जिसके पास इस नेचर में रियल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो दूसरे तरीके का मैंने आपको सिखाया था, जो आपने किया था, इसमें से हर एक क्या है, टेक्सन है। ये तो आपको पता ही है कि ईच एंड एवरी कैटेगरी इज अ टेक्सन। इसमें से हर एक क्या है, टेक्सन है, ठीक है। अब जब हर एक इसमें से टेक्सन है तो हम ऐसे भी तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच टेक्सन इज प्रेजेंट बिटवीन क्लास एंड फैमिली, तब क्या हो जाएगा आंसर, ऑर्डर। तब क्या, हाँ, विच टेक्सन इज प्रेजेंट बिटवीन फैमिली एंड स्पीशीज, जेनस। जेनेस। तो अगर यहाँ से हम ऐसे पूछें कि नेम द हाईएस्ट टेक्सन, देन द आंसर इज किंगडम। ठीक है, वेरी गुड। तो आप यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं कि टेक्सन हम किसको बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हर एक जो कैटेगरी है हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब किसी भी रैंक का, इसमें से किसी भी रैंक का जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सन बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्सन भी लिख लेते हैं हम लोग। चलिए फटाफट, जो बिल्कुल डायरेक्ट नीट क्वेश्चंस हैं या फिर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसको मैं फटाफट आपको कराती जा रही हूँ। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला तो हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे इसमें। एक टेक्सन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टेक्सन हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ऐसे कर लीजिए इसको, दैट इज डेफिनेशन ऑफ टेक्सन, डेफिनेशन ऑफ टेक्सन। तो इसके डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। अ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, बिल्कुल शॉर्टेस्ट बताया मैंने आपको। अ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, एनी रैंक is known as taxon, is known as taxon, ठीक है, हो गया ये। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता ही है। अब और क्वेश्चंस क्या बनते हैं इससे, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, किंगडम इज द हाईएस्ट टेक्सन, किंगडम, सारे ही क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट देख के भी आपको पता चल रहा होगा, ईच एंड एवरी लाइन इज अ क्वेश्चन, हर एक लाइन इसमें से क्वेश्चन है, आपको मिलेगा नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे किंगडम इज द हाईएस्ट टेक्सन। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्पीशीज इज द लोएस्ट टेक्सन, स्पीशीज इज द लोएस्ट टेक्सन, ठीक है। ये क्या है, लोएस्ट टेक्सन है, सबसे नीचे का टेक्सन क्या है, यही है, ठीक है। और एक तो आपने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में क्या है कर रखा है, जहां पे हम लोग बात करते हैं किस रिगार्डिंग कि किसके पास इसमें से रियल एग्जिस्टेंस है, नेचर ने किसको रियल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड किया है, तो वहां पे हम लोग आंसर क्या लिखते हैं, स्पीशीज का लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इतना करने के बाद ये सब कुछ जब आपने नोट कर लिया है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड है, कोई मेरा बोला हुआ ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी पढ़ाई हुई चीज जिसमें आपको कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे से, नहीं तो फिर अभी मैं आगे मूव कर रही हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल। मैम आया हुआ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। मैम ये जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है, इस ये किसके ऊपर बेस करके कंपेयर किया जाता है? नहीं समझे, देखिए अगर हम यहाँ पे स्पीशीज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मतलब जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, किंगडम कंटेन्स लीस्ट सिमिलैरिटीज एंड हाईएस्ट डिसिमिलैरिटीज, इसका रीजन पूछ रहे हैं। हाँ मैम, हाँ। देखिए जैसे अभी अभी हमने क्या किया यहाँ पे, ये 5 किंगडम्स लिए थे,
आते हैं अभी हम लोग। चलिए, इसमें तो फोटो भी लगी हुई है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक लायन है, ठीक है, और एक फंजाई है, दिख रहा है आपको दोनों? आपको लायन भी यस दिख मैम। रहा है, फंजाई भी दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको बोलूं लायन और फंजाई के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो आप बोलेंगे कैसा फनी क्वेश्चन है, ये तो हम आसानी से लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि हाँ मैंने मैम। आपको यहाँ पे होमवर्क दिया कि आपको दो किंगडम के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो आप बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आपको खुद में और आपका जो क्लासमेट है या आपके सिबलिंग्स है, भाई बहन है, उनके बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो आप किस में ज्यादा डिफरेंसेस लिख पाएंगे? दो किंगडम के बीच में या एक ही स्पीशीज के दो मेंबर के बीच में? अब बताइए, मैम किंगडम के बीच में। अब आया समझ में? यस मैम। हाँ, तो इसको देखते हुए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, हम लोगों के पास जो डिसिमिलैरिटीज है वो ऑटोमेटिकली, तो ये एक एग्जांपल है, इसको देख के या इसको याद करके, जैसे बच्चों को ये जो स्टेटमेंट वाला पेज आपने देखा, इसमें बहुत डाउट होता है, जैसे अभी आपने पूछा ना, बहुत सारे बच्चे जो है इसको लेके हमेशा ही डाउट में रहते हैं और हमेशा ये स्टेटमेंट लेके आते हैं। ये जो दो लाइन है ना, मतलब ऊपर से फर्स्ट जो है, इसमें तो मैंने एक सिंपल सी बात लिखी है, एज वी मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, दैट इज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। मैंने दूसरी भाषा में इसको समझा भी दिया है। देन डिसिमिलैरिटीज इंक्रीजेस, तो कैसे इंक्रीज करेगा? आप अपने दिमाग में एक इमेज प्रिंट करेंगे कि सही बात है, जब हम दो तरह के किंगडम को लेते हैं और उसके बीच में जब हम डिफरेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं। मैं स्टेटमेंट को उल्टा भी तो लिख सकती थी कहीं कॉपी, तो तभी मैंने हमेशा बोला है कि बायो है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कभी भी रटने पे जोर नहीं देना, समझते चलना है हर एक कॉन्सेप्ट को। मैं ऐसा भी तो लिख सकती थी, यहाँ पे लिख सकती हूँ, आप भी लिख सकते हैं मेरे बदले, एज वी मूव फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। मेरी बात समझे? मतलब एज वी मूव फ्रॉम, यहाँ देखिए, एज वी मूव फ्रॉम किंगडम, एज वी मूव फ्रॉम एट फर्स्ट किंगडम, then phylum, then class, then order, then family, then genus, then species। मतलब मूव मतलब ऐसे सही में करेंगे मूव हम, ठीक है। तो जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव करते हुए जाएंगे, तब हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिसिमिलैरिटीज डिक्रीजेस, डिसिमिलैरिटी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज करेगी। ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, बस इसको ध्यान देना। इसकी स्टेटमेंट क्या लिखा है वो तो चलिए रेफरेंस के तौर पे बच्चे लिखते हैं कि हाँ ठीक है, हमें समझ आया, बेटर हमारे पास कुछ एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारे ईच एंड एवरी क्लास में हुआ क्या है। लेकिन बेसिक जो है, आपको यहाँ पे किस चीज पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को सीखने पे, कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है आप उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। तो मैंने ऊपर जो आपको स्टेटमेंट दिया है उसको आप अपने तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मेरी बात आई समझ में? ठीक है, यस थैंक यू। हाँ ठीक है। देखिए, अब ना एक यहाँ पे आएंगे कैरोलस लिन्नियस साहब, ठीक है। स्पीशीज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन स्पीशीज को स्टार्ट करने के पहले रीजन ये है, इसका बेसिक रीजन ये है, 9th क्लास में जब आप थे तो आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? आपने पढ़ा था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, याद है आपको? आपने क्या पढ़ा था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो जब हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों को जब याद आता है कि हमें क्या करना है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखना है, तो उनको ऐसा फील होता है कि हमारे सामने ना कोई ऐसी चीज आ गई जो हमें रटनी पड़ेगी या फिर हमें याद करना पड़ेगा, या फिर हमें इसको क्या करना है, ऐसा याद करना है कि हम इसको रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा है हमारे से। इसके रूल्स को लिखना बहुत आसान है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक टाइगर का एग्जाम्पल दूं, किसका एग्जाम्पल दूं? टाइगर का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। ये टाइगर है, रूल्स हम लोग इसी को देख के लिखेंगे। अभी मैंने रूल आपको लिखा नहीं है, रूल आप खुद से लिख सकते हैं, आपकी मास्टरी हो जाएगी इसमें, खुद से आप इसके रूल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो देखिए, रटने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बस कॉन्सेप्ट जो है उसको समझते जाइए, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ये जो ऑर्गेनिज्म है, बच्चा बच्चा पहचानता है इसको, दिस इज अ लायन, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम लिखा बिकॉज इट्स प्रिंटेड, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, दिस इज इन इटैलिक्स फॉन्ट। जब आप टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करूँ, तो मेरे पास फॉन्ट है ना, उसमें इटैलिक्स लिखा हुआ है, देखा है आपने?
टाइप करते वक्त बहुत सारे फॉन्ट आते हैं ना, यूनिवर्सल बोल्ड, तो ये बोल्ड, तो ऐसा तो वैसा आता है ना, उसमें एक इटैलिक्स लिखा हुआ आता है। पहला रूल, इफ biological name of any organism is printed in books, then it should be in italics font। ये देखिए italics font हो गया, इसका font कैसा हो गया, italics हो गया। italics ना थोड़ा सा तिरछा font होता है, पता है आपको, आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, किसी चीज को italics में टाइप करके आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक, सबसे पहली चीज, उससे भी पहली चीज जो स्टेटमेंट में लिख दूंगी आपको, The concept of binomial nomenclature was proposed by Carolus Linnaeus। नाम सुना है सारे बच्चों ने, बचपन से खूब नाम सुना होगा आपने इनका, और ये इतने टैलेंटेड थे कि आप इनका नाम जो है वो हिस्ट्री में भी सुनेंगे। हिस्ट्री में भी आपको डार्विन, कैरोलस लिनियस, इन सब का नाम जो है आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी क्या है सुनने को तो मिल भी जाता है। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस साहब ने क्या किया था, इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज करने का काम किया था। ठीक है, अब देखिए एक और चीज क्या स्पेशल है इसमें, अगर हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं, सबसे पहली चीज, पहली बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, द फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट्स इट्स जीनस नेम। कोई दिक्कत किसी को इस पे? अभी आपको क्या दिख रहा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा 0 लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको देख के आश्चर्य तब होगा जब आपको दिखेगा अच्छा इस पर भी नीट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको सेंड करूंगी ईयर वाइज, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके ऊपर भी क्या है, आपसे नीट के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पैंथेरा इज द जीनस नेम ऑफ दिस टाइगर। क्लियर है सबको? मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, मेंशन द जीनस नेम ऑफ टाइगर, क्या लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे? पैंथेरा। ठीक है, एंड व्हाट इज द स्पीशीज नेम ऑफ टाइगर? टाइग्रिस। कई बच्चे ना टिग्रिस भी बोलते हैं इसको, कोई बात नहीं है, जिसको जो कन्वीनियंस लगे। अब जैसे कई लोग एजुकेशन बोलते हैं, कई लोग एडुकेशन बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ी बदल जाएगी, है ना, कोई बात नहीं, जो अच्छा लग रहा है कीजिए, है ना। तो पैंथेरा इज द जीनस नेम एंड टाइग्रिस इज द स्पीशीज नेम। ठीक है, ये भी रूल सीख लिया आपने। देन विद 100% गारंटी साइंटिफिक पैंथेरा नेम, जो है, हाँ बोलिए। मैम बोल रहे थे कि ये पैंथेरा जो है, या ये क्या मैम रिलेटेड है, कोई मैम फैमिली जैसा है कि मैम पैंथेरा टाइग्रिस है, या फिर मैम पैंथेरा का कोई कुछ और भी एनिमल है? बहुत क्योंकि सारे हैं, जैसे पैंथेरा टाइग्रिस है, टाइगर का लिखा आपने तो पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा, लॉयन का लिखा हमने पैंथेरा लियो हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लियोपार्ड का लिखेंगे पैंथेरा पैरडस हो जाएगा। तो क्या आगे जाके मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि एक ही जीनस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को कैरी कर सकता है, क्योंकि अगर जब हम ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी को देखना स्टार्ट करेंगे, ये जो आप टेक्सोनोमिक कैटेगरी देख रहे हैं, तो अब देखिए आगे जाके मैं आपको क्या सिखाऊंगी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, तो आप ऐसे समझिए इस बात को। मैं आपको लिखवाऊंगी एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज फॉर्म्स द जीनस। कोई दिक्कत? अगर हम एक जैसे स्पीशीज को इकट्ठा करते हैं तो जीनस बनेगा, क्या बनेगा? जीनस बनेगा। एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज फॉर्म्स द जीनस, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जीनस फॉर्म्स द फैमिली। एग्रीगेट्स मतलब इकट्ठा करना, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज फॉर्म्स एंड ऑर्डर, ये क्या बनाएगा? ऑर्डर बनाएगा। ठीक है, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर्स फॉर्म द स्पेसिफिक क्लास, aggregates of similar type of classes, in case of it forms the phylum। अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, बट इन केस ऑफ प्लांट्स ये क्या फॉर्म कर देगा? डिवीजन। क्या फॉर्म करेगा? डिवीजन को फॉर्म करेगा, डिवीजन। हाँ। और याद है 9th क्लास में जब आप किंगडम पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे, तो आपने पढ़ना स्टार्ट किया पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिलमिंथस, निमेथिलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, सब पढ़ा था ना आपने, है ना। तो सब कुछ इसका मतलब है कि किंगडम के लिए अगर हम फाइलम 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 असाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा? फाइलम जो है वो डिफरेंट वैरायटीज हमें देखने को मिलेंगी, जिसके बारे में हम लोग वहां पे जिक्र करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक क्लियर सबको? इसमें कोई दिक्कत? समझ आया? पैंथेरा का शायद आप पूछ रहे थे, हम लोग इसके भी जो स्पीशीज है उसको अलग अलग करके हम लोग लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, जिस पेज पे थे हम उसको करते हैं हम लोग।
और 2-3 मिनट के बाद हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चंस, पहले इसका रूल मैं पूरा करा दूं आपको, फिर मैं आपसे फटाफट ओरल क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग पहले जवाब देंगे, उसके बाद मैं असाइनमेंट क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है। चलिए, हाँ तो कहाँ थे हम लोग? व्हाट इज द जीनस नेम ऑफ टाइगर? क्या है? पैंथेरा। स्पीशीज नेम? टाइग्रिस। कंप्लीट साइंटिफिक नेम? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। अब आप सोच रहे होंगे ये साइंटिफिक नेम तो है, बट ये इतना ऊट पटांग सा क्यों लिखा हुआ है? रीजन ये है, द ओरिजिन ऑफ एनी साइंटिफिक नेम इज फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। लैटिनाइज्ड होते हैं ये, इसको लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखते हैं इसको? हम लोग लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। और जब हम लोग बात करते हैं इस साइंटिफिक नेम में भी एक और चीज ध्यान दीजिए, पैंथेरा का जो पी है, पैंथेरा का जो यहाँ पे पी है, इसको हमने क्या किया है? कैपिटल लेटर दिया है, दिया है ना। और टाइग्रिस का जो टी है, इसको हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। इसको क्या किया हम लोग ने? स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। तो अब इसका भी एक रूल बनेगा, क्या? द फर्स्ट लेटर, चाहे आप लिखिए द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस नेम, चाहे आप लिखिए द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम, शुड बी इनिशिएटेड बाय कैपिटल लेटर। कोई दिक्कत किसी को? पैंथेरा टाइग्रिस में हमने पी को कैपिटल्स में लिखा, गारंटी के साथ लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। इसके ऊपर एक नीट का क्वेश्चन है, उसमें उसने कोकोनट का कोकोस न्यूसीफेरा जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। बस उस प्रिंटिंग में क्या है कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीटेड है, खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन आप देखिएगा, उसमें कोकोस न्यूसीफेरा करके 4 बार ऑप्शन लिखे हुए हैं, उसमें से एक सही है, बाकी के 3 गलत है। तो उसको पकड़ना कैसे है? आपको सब में स्पेलिंग सेम है। आपको रूल ये देखना है कि जीनस नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और स्पीशीज नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा शुड बी इनिशिएटेड बाय स्मॉल लेटर। क्लियर है सबको? मेरी बात समझ आई? ठीक है। यस मैम। एंड साइंटिफिक नेम्स शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड इफ हैंड रिटन। अगर आपने इसको हाथ से लिखा, अगर आपने क्या किया, इसको हाथ से लिखा, तो आपको गारंटी के साथ इसको क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। मतलब पैंथेरा को अलग कीजिए, टाइग्रिस को अलग कीजिए। अब आपने क्या किया? एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मार दिया। आप बोलेंगे मैम हम टाइम बचा रहे थे। टाइम बचाने के चक्कर में आपका नंबर भी बच जाएगा, वहां पे 1 की बजाय हाफ नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम को हमेशा क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो आप फटाफट इसके रूल सुनते जाइए, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान सी चीज है। हम लोग इसी को देख के इसका सारा रूल रेगुलेशन जो है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जो आपको दिख रहा है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। पहला रूल, साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज रिटन इन 2 पार्ट्स। कोई दिक्कत किसी को? फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। साइंटिफिक नेम्स और बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ एनी और, अब नॉन लिविंग का तो हम लिखेंगे नहीं ना बायोलॉजिकल नेम, आप पेंसिल पेन का तो नहीं लिखेंगे ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लिखेंगे। तो साइंटिफिक नेम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज कंटेन्स 2 पार्ट्स। हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, द फर्स्ट पार्ट ऑफ साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट्स इट्स जीनस नेम एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट्स इट्स स्पीशीज नेम। खत्म। तीसरा रूल, the first letter of the first part of the scientific name or the genus name is initiated by capital letter। आप चाहे तो इसमें कंटिन्यू भी कर सकते हैं, पॉइंट को स्प्लिट भी कर सकते हैं। देन हम लोग लिखेंगे while, मतलब जबकि, the first letter of the second word और species name of the scientific name is initiated by small letter। क्लियर? क्या दिक्कत है? जो दिख रहा है हमें वही तो लिखना है ना। कई बच्चे रटने बैठ जाते हैं, मैडम हम रट रहे बैठे, क्या करेंगे? रट के साइंस लिया है आपने, है ना। तो इसको आराम से स्मूथली जो है दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। एक स्पेशल चीज क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड इफ हैंड रिटन। अगर आप इसको हाथ से लिख रहे हैं, आराम से अपना टाइम लीजिए एग्जाम में, अब तो ऐसे भी सफिशिएंट टाइम होता है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे को बहुत लिखने का मौका ही नहीं दिया जाता, वो जानबूझकर पूछते ही ऐसा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, ठीक है,
मैंने क्या किया, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ए बी सी डी करके मैंने आपसे 10 क्वेश्चन 10 पार्ट 1 वर्ड का पूछ लिया, क्या कहानी लिखी है वो है ना। जानबूझकर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे का दिमाग भी चेक होता है, कॉपी भी जल्दी चेक होती है, और जिस बच्चे को नहीं आता वो लिख भी नहीं पाता है ना। तो बहुत सारे रीजन है इसके, चलिए आगे बात करेंगे। और इसका ओरिजिन क्या है, लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है। अब असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूं मैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिपीट करेंगे, इसके रूल्स फटाफट मैं लिख दूंगी और लिखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखूं मैं? यस मैम। चलिए, ये आपके पिछले क्लास के असाइनमेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने साथ के साथ आपको बता भी दिए थे। कोई ऐसा बच्चा जिसको लिखने में दिक्कत आई हो? क्वेश्चन आंसर तो मैंने बता दिया था साथ के साथ, हो गया था, किया था आपने? हाँ मैम। यस मैम। आज आज का कर लीजिए। आज के जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक दिन मैंने और 10 भेजा था आपको ऐप में, उसके बाद ये 10 हुए 20, और आज हम लोग 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझ आया कैसे हुआ 21? यस मैम। समझ आया आपको? हाँ, इससे क्या होगा, अगर Yes, किसी ma'am. बच्चे की क्लास मिस होगी तो आपको पता चल जाएगा हमने कौन सी क्लास मिस करी थी और ये नंबर कैसे चेंज हो गया असाइनमेंट क्वेश्चन का, है ना। चलिए फटाफट लिखिए मेरे साथ साथ। और साथ के साथ डिस्कशन भी कर दूंगी मैं आपको। होता है ना, मैंने ऐसे ही भेज दिया और छोड़ दिया, तो कॉपी जब चेक करती तो होता क्या है, वहां पे ना कई बच्चे वो ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं, कहते हैं मैम समझ ही नहीं आया तो छोड़ दिया हमने, है ना। ऐसा आंसर भी करते हैं बच्चे, तो ऐसा काम नहीं करना है। चलिए, सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ, व्हाट इज द origin of any scientific or biological name? क्या लिखेंगे? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन वर्ड। 33 साल में आज तक 3 बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है। 33 ईयर्स में 3 टाइम्स आज तक नीट के एग्जाम में पूछा गया। आपको इसके आंसर में लैटिन लैंग्वेज लिखना है। कई बार किताबों में लिखा होता है लैटिन और ग्रीक, ग्रीक भी लिखा होता है उसमें, लैटिन और ग्रीक, आप लैटिन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज who proposed binomial nomenclature? क्या लिखेंगे आंसर? आंसर क्या लिखेंगे? देखिए मैं यहाँ नीचे आंसर लिख देते हैं, ठीक है, फिर बाद में मैं रब कर दूंगी। लिख लीजिए, कैरोलस, कैरोलस लिनियस, LINNAEUS, कैरोलस लिनियस। अभी बैठे बैठे जहां बैठे हैं 5 टाइम्स रिपीट कर लीजिए। कैरोलस लिनियस प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। जहां बैठे हैं वही याद कर लीजिए। याद हो गया सबको? ठीक है, यस मैम। यस मैम। हाँ वेरी गुड। ये भी बहुत बार पूछा गया, इन्होंने एक किताब ही लिख दी थी इसके ऊपर, सिस्टेमा नेचुरी, वो भी लिख देंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। चलिए नेक्स्ट लिखिए, मेंशन द जीनस नेम ऑफ टाइगर। क्या लिखेंगे? पैंथेरा। 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 इतना लिख कर देने के बाद याद ही हो गया आपको, है ना, कि जीनस नेम पैंथेरा है इसका, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, नेम द taxon which contains highest similarities। क्या होगा आंसर? मैम स्पीसीज। स्पीशीज। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन टेक्सन। अब क्या लिखेंगे? टेक्सन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एनी रैंक ऑफ अ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक का आप स्पीशीज को बोलिए टेक्सन है, ठीक है।
आप फैमिली को बोलिए टैक्सन है, किंगडम बोलना चाह रहे हैं टैक्सन है, सब क्या है टैक्सन है। डिफाइन टैक्सन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लेंगे खुद ही। नेक्स्ट, which taxon is present between phylum and order। अब क्या होगा? मैम क्लास। क्लास। ठीक है, वेरी गुड। देखिए कैसे फटाफट सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं ना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ऐसे अच्छा लगता है, आप इंटरेक्ट करते हैं ना। अब मैं इधर से पढ़ा रही हूँ, पूछे जा रही हूँ, कोई बच्चा बोलता ही नहीं, तो ऐसे में लगता है हम दीवार को पढ़ा रहे हैं ना, हम भी बोर हो जाते हैं। पता नहीं बच्चा सुनता है नहीं सुनता है, तो भगवान जाने। तो ऐसे जब आप उधर से रिप्लाई करते हैं तो हमें भी फिर अच्छा लगता है पढ़ाने में, और आपको भी लगता होगा नहीं भाई हम सीख रहे हैं तो आंसर करना चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट लिखिए, मेंशन the species of, आज इस टाइगर का पूरा पोस्टमार्टम ही हो गया है ना। हाँ टाइग्रिस हो जाएगा, क्या टाइग्रिस हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट लिखिए, which font is used in case of printing of, metallic font। very good, in case of printing of साइंटिफिक नेम्स, है ना। यस सर। हम लोग इटैलिक्स का इस्तेमाल करते हैं। देन name the taxon, name the taxon which contains more similarities than अब क्या हो जाएगा? मैम स्पीसीज। हाँ समझ गए, क्वेश्चन उल्टा कर दिया गया यहाँ पे। नेम द टेक्सन विच कंटेन्स मोर सिमिलैरिटीज देन जीनस। मैं ऐसा भी तो लिख सकती थी, विच कंटेन्स हाईएस्ट सिमिलैरिटीज। आपने किया ही है, चौथा नंबर का क्वेश्चन, तब भी आपने आंसर स्पीशीज दिया था। अगेन द आंसर इज स्पीशीज बट द क्वेश्चन इज चेंज्ड, है ना, क्वेश्चन बदल दिया मैंने यहाँ पे। चलिए 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, 21 to 30 था एक्चुअली, बट मैं भूल गई देना, वो कोई बात नहीं। आप अपनी कॉपी में आगे से ऐसे कीजिएगा, आपको याद रहेगा, है ना। हम लोग देखेंगे लास्ट में कितने असाइनमेंट क्वेश्चंस किए आपने। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, रिप्रेजेंट बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन। क्या लिखेंगे? होमो सेपियंस। क्या लिखेंगे? होमो सेपियंस। हाँ कैसे लिखेंगे? H कैपिटल, होमो सेपियंस सेपरेट कर दो। APIENS एंड साइंटिफिक नेम मैंने तो ऐसे ही टाइप कर दिया, फिर इसको क्या करेंगे आप? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन। हाँ, होमो इज द जीनस नेम, होमो इज द जीनस नेम, सेपियंस इज द, अब यहाँ पे होमो क्या है? हाँ ये हो गया जीनस, सेपियंस क्या हो गया? स्पीशीज नेम हो गया, ठीक है। और इस वजह से हमने होमो का, और होमो से ना कई बार पूछा जाता है होमो की फैमिली क्या है, मतलब आपकी फैमिली क्या है, ह्यूमंस की फैमिली क्या है। तो फैमिली, होमो से होमिनिडी बना देते हैं हम लोग, होमो से क्या बना देते हैं? होमिनिडी बनाने का हम लोग काम करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी किताब में देखिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास का मैं सिखा भी देती हूँ कि हम लोग एक, ताकि आप और इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट होइए मेरे साथ अगली क्लास में, मैं आपको अभी दिखाई देती हूँ। देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में अभी पहले देख लीजिए, उसके बाद आप अभी कोई लीव नहीं करेंगे। देखिए ये है आपके पास
टेबल 1.1, ठीक है। इसको जब आप देखेंगे, ये टेबल है, ये मेरी गारंटी है कि नेक्स्ट क्लास में मैं जैसे ये टेबल आपको कराऊंगी ना, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए ध्यान से, तो मेरे ख्याल से सर्कल वर्कल करके किसी ने टेबल को गंदा कर रखा है। ये टेबल जो भी है उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो टेबल है ये मैं आपको यहाँ बैठे बैठे समझाऊंगी, और आप इस पूरे टेबल को बिना देखे हुए बना सकते हैं, मतलब मैं याद कराऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। तो ये सोच के आइएगा क्लास में कि अगर मैंने ये क्लास मिस करी तो फिर मैं ये टेबल, और इस साल 2021 में नीट का क्वेश्चन सुन लीजिए, इस टेबल से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साल नीट में क्वेश्चन, इस साल बता रही मैं, मतलब जो पिछला साल जो हुआ ना 2021, उसमें पूछा गया था व्हाट इज द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई, आंसर इज म्यूसिडी। वहां पे 4 आपको ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। वहां पे आपको लिखा हुआ था म्यूसिडी, एनाकार्डियेसी, पोएसी, एक और कोई ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब याद होगा तभी तो कीजिएगा ना, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसके लिए तो सब बराबर है ना। वो तो क्या करेगा एग्जाम में, फिर वो तुक्का मारेगा, बोलेगा अक्कर बक्कर बम्बे, वो कौन सा आंसर किस पे आता है उसको मैं टिक करके आ जाता हूँ एग्जाम में, ठीक है। ये टेबल जो है 1.1, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में याद करेंगे और सीखेंगे कि ये टेबल बनता कैसे है। और जैसे ही, क्योंकि हमें करना क्या है एक्चुअली, जो वर्क है हमारा वो क्या है, सो मैं आपको समझाती हूँ। एक चीज देखिए, बायोलॉजिकल नेम है, इसका मतलब है सेपियंस हो गया, ये आप ही है, ह्यूमन है, ये मैन का है, ठीक है। इसका मतलब आपका स्पीशीज नेम सेपियंस है, आपका जीनस नेम होमो है, या होमो लिख दिया, ठीक है। स्पीशीज नहीं अलग से लिखा था, मैंने बता दिया। मैंने क्या बोला, होमो से फैमिली बन जाती है होमिनिडी। आपका ऑर्डर प्राइमाटा है, क्लास क्या है, मेमेलिया है, फाइलम, और फाइलम क्या है, कोर्डाटा है। आप प्लांट तो है नहीं कि डिवीजन बोलना पड़े, क्योंकि ये प्लांट वाला भी बता रहा है तो बेचारे ने डिवीजन भी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने ये पहले आपको याद करा दिया ना ये टेबल, तो मेरे लिए आसानी क्या होगी कि जब मैं आपको स्पीशीज से लेके किंगडम तक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो मैं जैसे ही बोलूंगी एग्जांपल, आप अपने आप लिख लेंगे वहां पे, ठीक है। मेरी बात समझ आई? और किसी बच्चे को कोई डाउट लीव करूं मैं, कोई डाउट हो मैम पूछ मुझे लेंगे। डाउट, हाँ बोलिए ना। मैम पैंथेरा का मैम फीचर्स क्या है? फीचर्स मतलब किस सेंस में पूछ रहे हैं? जैसे मैम जैसे कि मैम ऑर्डर कार्निवोरा है, मतलब वो सब करेंगे हम लोग। जैसे ऑर्डर कार्निवोरा आया, तो मैम पैंथेरा देखिए, क्यों हुआ, ये फीचर्स? मतलब कि आपको इसकी टेक्सोनोमिक रैंकिंग चाहिए या पैंथेरा क्यों हुआ इसका रीजन चाहिए, क्या चाहिए पहले ये बताइए। मैम पैंथेरा क्यों हुआ? अच्छा, पैंथेरा क्यों हुआ, देखिए जिसने इसका साइंटिफिक नेम रखा ना, उसने अपने मन से इसका नाम क्या किया, पैंथेरा टाइग्रिस रखा। क्या किया? पैंथेरा टाइग्रिस रखा। अब पैंथेरा जो मीनिंग है यहाँ पे बहुत सारे सेंस में आता है, आपको पता है। जैसे मैंने आपको एक बात यहाँ पे बोली कि जब हम पैंथेरा की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको बिलोंग करने वाले टाइगर भी है, लायन भी है, लियोपार्ड भी है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इंग्लिश की सेंस में आता है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और मोस्टली हम लोग यहाँ पे वैसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं जो नेचर में कैसे होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे लियोपार्ड है, टाइगर है, लॉयन है, सब के सब यहाँ पे क्या है, ऐसे ही है। तो इसकी वजह से हमने इसको पैंथेरा का नाम दिया है। बात समझ आई? पैंथेरा के कुछ ब्रांड्स भी होते हैं, सुना होगा आपने, है ना। और कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलिए आगे चलते हैं, टेक्सोनोमिक रैंकिंग भी हम लोग देखेंगे। टेक्सोनोमिक रैंकिंग बोलने का मतलब किंगडम से लेके स्पीशीज तक आपको ऐसे सबका लिखना पड़ेगा। ये जो है ना मैम। आपका टेबल 1.1। हाँ बोलिए। मैम, हाँ हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी कि बायोलॉजी के लिए कौन से रेफरेंस बुक खरीदूं? कोई कोई रेफरेंस बुक नहीं अभी, जब तक आप 11th क्लास में है ना, ठीक है। मैं आपको इतना पढ़ा दूंगी, इतना करा दूंगी ना कि आप रेफरेंस छोड़िए, मुझे इस चीज की गारंटी दे दीजिए कि मैडम आपने जितना कराया है, और एनसीईआरटी की जो बुक है ना मुझे लाइन बाय लाइन याद है, ठीक है। देखिए जब बच्चा 3 साल नीट की तैयारी करके आता है ना, तो कहता है मैडम चौथे साल हमें ना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा दीजिए। कोई रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, रेफरेंस के लिए टीचर है आपके पास, ठीक है।
अभी Okay, कोई ma'am. किताब नहीं खरीदनी, सारे बच्चों को मैं वार्निंग दे रही हूँ, कोई भी एक भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कुछ वैसी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ने का मन कर रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस तो आप कर ही रहे हैं, गूगल कर लीजिए, ठीक है। कोई रेफरेंस बुक आपको नहीं चाहिए, ठीक है। और कोई डाउट किसी बच्चे का? लीव करूं मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. थैंक यू मैम, गुड नाइट।